तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए, कुछ अपने मिशन पर चर्चा करने के लिए, मिशन भुगतान 2023 पर, और अन्य ज़रूरी बातें भी आपके साथ करूँगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तमाम साथी। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे आपके भुगतान के संदर्भ में अपडेट मिलती रहे और वो मार्ग पता चलता रहे कि कैसे अब आपका भुगतान होना है। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और अपने अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर देंगे। तथा जिन कंपनीज़ के साथी, ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथी ये चाहते हैं कि हम उनकी पीड़ा को भी अपने चैनल पर दिखाएं, उनकी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी खबरें चलाएं, तो वो साथी मुझे अपनी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का और अपना निजी विवरण मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज देंगे। तो जैसे ही आपका मैसेज मुझे मिलेगा उसके अगले दिन मैं आपकी साथ हुई धोखाधड़ी और ठगी की खबर भी अपने चैनल पर चलाऊंगा दोस्तों। तो जैसे मुझे अभी अभी 2-3 कंपनीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली हैं दोस्तों। एक तो ये है ड्यूवेल इंटरनेशनल लिमिटेड भीलवाड़ा, एक रैम्बो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, एक प्रोग्रेसिव एग्रो इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी है। इन 3 का मैसेज मिला है। वैसे तो बहुत सारी हैं, अब लगभग जो है 350 कंपनीज का आंकड़ा हमारे पास हो गया है, जो हमारी सूची में सम्मिलित हो गए हैं, जिन कंपनीज ने देश के करोड़ों नागरिकों के साथ ठगी और धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, इसी तरह की तमाम कंपनीज हैं जिन पर हम रोज़ाना चर्चा करते हैं। चूँकि अब इतनी हो गई हैं कि 12 मिनट केवल कंपनीज का नाम बताने में निकल जाते हैं, तो सबका नाम बताना प्रतिदिन संभव नहीं होता। इसलिए अब मैं खबर पर आता हूं दोस्तों। चूँकि बड़ी खबर है और हमारा बड़ा संकल्प था, इस पर हमें बड़ा होप भी है, उम्मीद है देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, कि अगर वो मतदान का बहिष्कार करके मतदान का परसेंटेज गिरा लेते हैं तो एक बड़ी जीत हमारी हो जाएगी। आपने जैसा कि देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी, वहाँ भी मतदान का परसेंटेज कहीं कहीं 10% तक हमारे साथियों ने गिरा दिया और 2-2.5% तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदान का परसेंटेज गिरा था, जिसे हम ये मानते हैं कि अगर इस भीड़ में जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, गुंडे, माफिया सब ये प्रयास करते रहते हों कि मतदान का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, और उस सब के पश्चात अगर आप 2-2.5% भी मतदान का परसेंटेज गिरा देते हैं दोस्तों, तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान में आज चुनाव था और राजस्थान चुनाव में भी आपने इस उपलब्धि को बरकरार रखा है दोस्तों। 5% से ज़्यादा मतदान राजस्थान में गिर गया है। तमाम जो ये ठगों द्वारा संचालित मीडिया समूह हैं वो ये कह रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का स्टेटमेंट पढ़ेंगे या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है लाइव देखेंगे, तो वो भी दुखी हैं कि मतदान का प्रतिशत उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी गिर गया है। पोखरण है एक जगह दोस्तों, बड़ी ऐतिहासिक जगह है, परमाणु केंद्र भी है वो। वहाँ पर पिछले वर्ष और पिछले चुनाव में 2018 में 88% वोटिंग हुई थी, जो इस बार 81% हो गई है, रह गई है। तो टोटल जो वोटिंग परसेंटेज था 2018 में वो 74.6% के लगभग था।
5 बजे तक, और इस बार वो केवल 68% रह गया है दोस्तों। तो ये आपकी ये बड़ी जीत है, बड़ी उपलब्धि है। कहीं कहीं तो आपने 40% पर ही सिमटा दिया है पूरे इलेक्शन को। किसी किसी विधानसभा क्षेत्र में तो आपने प्रशंसनीय काम किया है। राजस्थान के साथियों ने वाकई वीर भूमि है, वीरों को जन्म दिया है, और आपके इस मतदान के बहिष्कार के आंदोलन से निश्चित रूप से आपको एक पहचान मिली है। आपका काम प्रशंसनीय है। मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, नमन करता हूं कि इन तमाम विपरीत हालातों में भी आप न भयभीत हुए, न किसी प्रलोभन के शिकार हुए, न मोहग्रस्त हुए। आप अपने मतदान के बहिष्कार पर, पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प पर अडिग रहे। इसलिए आपको कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, नमन दोस्तों। धन्यवाद बहुत बहुत राजस्थान के साथियों का। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार ने और तमाम ये जो राज्यों की सरकारें हैं, कहीं कांग्रेस की है, कहीं आम आदमी पार्टी की, कहीं भारतीय जनता पार्टी की, कहीं टीएमसी की, कहीं टीएसआर की, कहीं जनता दल की, कहीं किसी की, कहीं किसी की, अगर इन्होंने आपका भुगतान वर्ष 2023 में नहीं किया तो आने वाले लोकसभा के आम चुनाव में आप मतदान के प्रतिशत को 20% तक गिरा देंगे, जो देश के लिए नहीं, सॉरी, देश पर राज करने वाले इन ठगों के लिए खतरे की घंटी होगी। चूँकि दोस्तों लड़ाई देश बचाने की भी है, केवल भुगतान की लड़ाई नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल भुगतान की लड़ाई है, लेकिन ये भुगतान की लड़ाई नहीं है दोस्तों। आपके कंधों पर ही देश को बचाने का बोझा भी है, चूँकि और कोई तबका इस वक्त देश बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो ठगों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपने धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने तीर्थ स्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई लोकतंत्र को बचाने की लड़ रहा है, कोई संविधान को बचाने की लड़ रहा है, तो कोई अपनी भाषा को बचाने की लड़ रहा है। लेकिन देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की लड़ाई इस देश में आपके अतिरिक्त कोई नहीं लड़ रहा। तो देश इस वक्त ठगों के खूनी पंजों में सिसक रहा है दोस्तों। इसको बचाने की जिम्मेदारी भी अब आपकी है, और आप इसको निश्चित रूप से बचाओगे, ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप चाहे चंद ही साथी रहे, लेकिन आपने दिखा दिया कि आपको आपके संकल्प से पीछे हटाने की ताकत न भारत सरकार में है, न किसी राज्य की सरकार में है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी में है। और ये आपकी शक्ति में लगातार इजाफा होगा। और 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ जाएंगे। जो भी नई सरकारें होंगी, किसी की भी बने, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमें उनसे लड़ना है। 5 राज्यों में भुगतान प्रणाली को यथाशीघ्र क्रियान्वित कराना है। बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करानी है, चूँकि राजस्थान में तो बड़ा धोखा हुआ है ठगी पीड़ितों के साथ। जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है, जो कंपनीज पर पहले लागू होता है, चूँकि कंपनीज ही अनियमित जमा योजनाएं चलाती हैं। ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ये तो नियमित होती हैं, लेकिन आपकी पेमेंट में, आपके भुगतान में डिफ़ॉल्ट करती हैं। इसलिए ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर जो डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने अपने निवेशकों का भुगतान नहीं किया, उन पर तो राजस्थान सरकार ने बट्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन जो कंपनी हैं, साईं प्रसाद जैसी, क्यूसॉप जैसी, बाइक बोट जैसी, साईं प्रकाश जैसी, पीएसीएल पल्स जैसी, उन पर बट्स एक्ट के नियमों को राजस्थान सरकार ने प्रभावी नहीं किया, जिस वजह से राजस्थान के करोड़ों निवेशक दर दर के धक्के खा रहे हैं, और वो अपने भुगतान के आवेदन तक जमा अभी राजस्थान में नहीं कर पाए हैं, जबकि देश के अन्य तमाम राज्यों में भुगतान के आवेदन तमाम ठगी पीड़ितों के जमा हो रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी बात पर। आपने निश्चित रूप से एक साहस का काम किया है, और अपने साहस को और बढ़ाएंगे। और 3 दिसंबर के बाद इन राज्यों में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो मैं भी लगातार वहाँ आऊँगा। जिन जिलों में भुगतान पटल स्थापित नहीं हुए हैं, वहाँ भुगतान पटलों की स्थापना करवाएंगे। जहाँ भुगतान पटल स्थापित हो चुके हैं लेकिन भुगतान नहीं हो रहा, वहाँ भुगतान आरंभ कराएंगे।
दोस्तों इसी सिलसिले में कई लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जल्दबाजों के लिए वीडियो नहीं बनाता, चूँकि ये काम जल्दबाजी का नहीं है, बड़ा कठिन काम है। हमारा ऐसा देश है जहां कानून की गति बहुत धीमी होती है, कछुआ से भी धीमी होती है। भैंसा बुग्गी वाला हालात होते हैं। आप में से बहुत सारे भैंसा बुग्गी समझते भी नहीं होंगे कि भैंसा बुग्गी क्या होता है, लेकिन वैसी ही रफ्तार यहाँ कानून की है दोस्तों। एक उदाहरण दे के समझाऊंगा कि एक अंग्रेजी टीवी चैनल की वरिष्ठ पत्रकार हुआ करती थी सौम्या विश्वनाथन, बड़ी फेमस पत्रकार थी वो अपने समय की। 2008 की घटना मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के वीआईपी पॉश इलाके में, बसंत विहार, बसंत कुंज जैसा इलाका, वहां पर उनकी 2008 में हत्या कर दी गई थी, लूटपाट हुई थी उनके साथ। और उस केस में आज फैसला आया है, आप लगा सकते हो 2008 से 2023 चल रहा है दोस्तों। कितने साल हो गए, 15 साल बाद जाकर हत्या और लूटपाट के केस में, और एक इतनी बड़ी हस्ती की हत्या जो इंटरनेशनल लेवल पर चर्चित थी, पूरा देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के पत्रकार उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लगे रहे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके हत्यारों को सजा दिलाना चाहती थीं। उस केस में 15 साल लग गए फैसला आने में, उसके हत्यारों को सजा दिलाने में। आज उनमें से 4 को उम्र कैद की सजा हुई है, 1 को बरी कर दिया है 5 में से। तो ये हमारा देश ऐसा है जहां हत्या जैसे जघन्यतम प्रकरण में भी 15 साल लग जाते हैं, जब वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला था दोस्तों। और रेप केसेज, मर्डर केसेज में, रेप केसेज में, स्त्रियों के प्रति अपराधों में तो एक टाइम बाउंड एक्ट बना हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की कानून की कुर्सी पर, न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए लोग इतने निकम्मे हैं, सच बताएं आपको, कि वो कानून की भी कोई परवाह नहीं करते। वो अपने हिसाब से चीज़ों को, कानून को तोड़ मरोड़ लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि जो पीड़ित पक्ष है वही जागरूक नहीं है, वो एकजुट नहीं है। इसलिए कानून और न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए लोग मनमानी करते हैं। अगर पीड़ित पक्ष एकजुट हो जाएं तो कानून की कुर्सी पर बैठने वालों की सामर्थ्य नहीं कि वो कानून से छेड़छाड़ कर सकें या समयावधि में कोई फेरफार कर सकें। आप तो 42 करोड़ हैं हिंदुस्तान में ठगी पीड़ित, फूंक मारोगे पूरा सिस्टम हवा में उड़ जाएगा। क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, क्या मुख्यमंत्री, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और क्या लेना और क्या देना। लेकिन आप एकजुट नहीं हो, अलग अलग लड़ रहे हो सब। कोई सहारा समूह के लिए लड़ता है, कोई PACL पल्स के लिए लड़ता है, कोई टोगो के लिए, कोई GCA के लिए, कोई किसी के लिए, कोई कल्पतरु के लिए, कोई कल्पवट के लिए, कोई कर्म भूमि के लिए, कोई बाइक बोट के लिए, कोई साइंस सिटी के लिए, कोई फ्यूचर मेकर के लिए। आप अगर एकजुट हो जाएं सब, तो ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक दिन में सबका भुगतान हो जाएगा और दूसरे दिन पूरी व्यवस्था चेंज हो जाएगी। ये जो कछुआ गति है, धीमी गति है, सुस्त रफ्तार है कानून की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों की, जो कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं, कानून पर अमल नहीं होने देते, अमल नहीं करते, वो सब ठीक हो जाएंगे अगर आप एकजुट हो जाएं, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे दें तो। और जब तक आप बटे रहेंगे, निश्चित रूप से देश में न्याय मिलना सरल कार्य नहीं रहेगा, बहुत कठिन होगा दोस्तों। इन व्यवहारिक सत्य को तमाम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आपका जल्दी से जल्दी भुगतान हो, तो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को, भले ही वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, इंक्लूडिंग आदर्श क्रेडिट, संजीवनी वगैरह वगैरह, JKB SEKB, इन सबको एक मंच पर आना होगा और सबको WATS एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करने होंगे और उसी के अंतर्गत अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा मांगना होगा और 180 दिन में ट्रायल कंप्लीट करवाकर पैसा भी लेना है, ठगों को दंड भी दिलवाना है। ये संकल्प लेकर के आपको उतरना है दोस्तों सड़कों पर। हमारे साथ 30 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री के आवास के घेराव से ये आंदोलन हम शुरू करेंगे यदि 31 दिसंबर 2023 तक आप सबका भुगतान ये सरकार नहीं कर देती है तो मैं अपने कार्यक्रम बता दूं आपको दोस्तों। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है नागपुर, विधानसभा भी है वहाँ, हाई कोर्ट भी है और सत्र भी चलता है वहाँ नागपुर में भी, मुंबई की तरह ही। तो हम नागपुर विधानसभा पर 11 दिसंबर को एक बड़ा
मोर्चा निकालने जा रहे हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में बाइकर्स होंगे, हज़ारों की तादाद में कारें होंगी, हज़ारों की तादाद में पैदल और साइकिल पे लोग होंगे। ये बड़ा कार्यक्रम होगा महाराष्ट्र विधानसभा के घेराव का 11 दिसंबर को 2023 को। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से भी और महाराष्ट्र के साथियों से भी, कि वो सब इस मोर्चे में सम्मिलित हों। मैं भी पहुंच रहा हूं, पूरी जान की बाजी लगा देंगे व्हाट्सएप 2019 की क्रियान्वयन के लिए और आप सबके भुगतान के लिए। दोस्तों चिंता मत करना, जिसके भी हों आप सब आइए। और 30 नवंबर को बाराबंकी में हमारी बाइक रैली है दोस्तों, वहाँ भी मैं पहुँच रहा हूँ। आप सब भी आइए, जो भी साथी आ सकते हैं। और इसके अलावा कल हम अपनी कोर कमेटी की मीटिंग अपने घर पर रख रहे हैं यहाँ दिल्ली में। तमाम साथियों को बुलाता हूँ, जो भी आ सकते हैं आइए। कल एक विशेष चर्चा करेंगे, विशेष रणनीति बनाएंगे। सुबह 10 बजे से ही शुरू कर देंगे। आइए तमाम लोग, चूंकि अब वक्त नहीं रहा है बिल्कुल भी बैठने का या शांति बरतने का। इस कारवां को आगे बढ़ाना है। साइंस सिटी पर ईडी ने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई कर दी है दोस्तों। 128.54 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया है। 22 ठिकानों पर कल छापेमारी की है ईडी ने। साइंस सिटी बड़ा स्कैम है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम हुआ है। उसमें सैकड़ों आईपीएस आईएएस के साथ, पीसीएस ऑफिसर्स के साथ, जजों के साथ धोखाधड़ी हुई है प्रधानमंत्री आवास स्कीम के नाम पर। उसका जो मालिक है राशिद नशीम, वो दुबई में बैठ के कारोबार को संचालित कर रहा है। वो हिंदुस्तान अभी तक आ नहीं पाया है, जबकि उसके खिलाफ हजारों मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह से एक दोस्तों मेरी फेसबुक आईडी पर आप देखेंगे मदन लाल आज़ाद पर, उसको फॉलो भी कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहा करे, बड़ी बात पता चल सके। मैंने कल एक पोस्ट लगाई, एक केएमजे और लोकहित भारती नाम की, लोकहित भारती क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी और केएमजे नाम से उसकी कंपनी थी, दोनों एक ही की थी, राठौर की। उसका मैं विमोचन के कार्यक्रम देख रहा था। उसमें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैकी श्रॉफ, और वो गृह मंत्री जो है वहाँ का मध्य प्रदेश का नरोत्तम मिश्रा, वो भी आया। तो मैंने उसमें एक सवाल उठाया कि जब इतना ताकतवर ठग हो, राठौड़ जैसा, केएमजे जैसा, लोकहित भारती जैसा, जिसकी गर्दन में पहनी हुई माला मुख्यमंत्री भी पहन ले, गृह मंत्री भी पहन ले, केंद्रीय कृषि मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री भी पहन ले, और तमाम फिल्मकार जिनके चरणों में पड़े रहें, उसको बेचारा कोई जिला कलेक्टर या एसपी क्या बिगाड़ लेगा अगर जनता पीड़ित एसपी और कलेक्टर के साथ नहीं खड़ी। तो ये खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों आपको। तमाम कंपनीज हैं ऐसी, मैंने बहुत देखी हैं। साईं प्रसाद देख लो, समृद्धा जीवन, मैत्रेयी, आदर्श, बाइक बोट और दुनिया भर की हैं, जिनके उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री तक ने किए। वो हीरा गोल्ड वाली तो सीधे सीधे राष्ट्रपति के साथ ही दिखाती थी अपना। नितिन गडकरी ने किए, आईजी, डीआईजी, डीजी, चीफ मिनिस्टर्स ने किए। वो विश्वास ट्रेडिंग वाला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाता था, उत्तर प्रदेश वाले को। बाइक बोट वाला सीधे नितिन गडकरी को दिखाता था दोस्तों। और वो कैची पिक्सल वाला तो सीधे प्रधानमंत्री को दिखाता था, और आरएमसीएल वाला तो इस तरह की तमाम कंपनी दोस्तों। और एक वो जीसी है, उसका तो मालिक कांग्रेस का ही विधायक है, प्रीतम सिंह। सहारा की आपको पता है तमाम प्रधानमंत्री जेब में रखता था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसके बेटों की शादी में गया आशीर्वाद देने, मायावती गई, मुलायम सिंह गया, दुनिया भर के तमाम फिल्मकार, क्रिकेटर, पीएसीएल की सबको पता है आपको। किस किस का नाम गिनाऊं दोस्तों। ये बड़ी कठिन लड़ाई थी, जिसे हमने इतना आसान कर दिया है कि अब केवल आपको एकजुट होने की ज़रूरत है दोस्तों। और अगर आप एकजुट हो गए तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। चूँकि दूध का धुला अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, सबको पता है कि अल्केमिस्ट का जो मालिक था केडी सिंह, उसको उसने मंत्री बना दिया है पंजाब में। ऐसे ही कैमना वालों का है, तमाम का यही हालात हैं दोस्तों। अगर आपने ये लड़ाई मिलकर नहीं लड़ी, आज भी बटे रहे, ठग और ठगड़ियों के बहकावे में आते रहे, किसी टपका और लपका की बात पे आपने यकीन कर लिया, निश्चित रूप से आपको
न्याय नहीं मिलेगा, भुगतान नहीं मिलेगा, बटे रहोगे। इसलिए एकजुट हो जाओ, मिलकर इस लड़ाई को लड़ो। मिलते हैं कल आपसे फिर। जय हिंद, जय भारत।